नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी। आप आईपीएल के गैम्बलर की बात कर लेते हैं। आप बिरयानी की दुकान पर बिरयानी खरीदने जाते हैं, लेकिन पुलिस ने बिरयानी के ठेले पर एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो न तो बिरयानी खाने जाता था और ना ही उससे उसका कोई मतलब था। पिछले 4 दिन में गैम्बलिंग की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आईपीएल में सट्टेबाजी का खेल बिरयानी के ठेले से लेकर चौक चौराहों तक पर चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई, लेकिन देर से लगी। आखिर सट्टेबाजी का ये खेल कैसे चल रहा था और वो कौन है जो यूपी के शहरों तक अपना जाल फैला रखे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। मैदान के अंदर खेल रहे खिलाड़ियों को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों की एक बड़ी संख्या होती है जो मैदान के अंदर वाले खिलाड़ियों के चौके छक्कों पर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं। ये खेल है सट्टेबाजी का। पिछले साल आईपीएल के फाइनल मैच पर 50,000 करोड़ की सट्टेबाजी का खुलासा हुआ था। यूपी में लखनऊ से लेकर मेरठ तक सट्टेबाजों की धरपकड़ शुरू हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में आईपीएल सीजन शुरू होने के साथ ही सट्टेबाजों की गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो जाता है और लगातार इन पर नज़र भी रखी जाती है। बावजूद इसके सट्टेबाजी का ये खेल आईपीएल के साथ जारी रहता है। ये इतने हाईटेक होते हैं कि इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन लखनऊ पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 31 अक्टूबर से लेकर अब तक कई सट्टेबाजों को धर दबोचा है। सट्टेबाजी एक तरीके का क्राइम है गैम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत। इसमें लगातार पुलिस की नज़र, हमारी नज़र बनी रहती है। आईपीएल के समय या उसके अलग अलग समय में भी बनी रहती है। अभी रिसेंटली आलमबाग थाना क्षेत्र में 3 सट्टेबाज पकड़े गए थे, जिनके पास से करीब 7 मोबाइल, जिसमें एक डब्बा मोबाइल भी सम्मिलित है और जो है 3 लाख रुपए के ऊपर कैश बरामद हुए हैं। उनसे जो सूचना मिली है उसके तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है और ये लगातार हमारी अभियान चलती रहेगी। जहाँ जहाँ पे इसकी उल्लंघन होगी उसके हम वो पकड़े जाएंगे, अरेस्ट किए जाएंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डब्बों में बंद ये पैसे, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 31 अक्टूबर को बरामद हुए थे। इन सट्टेबाजों के पास से पुलिस ने बरामद किया था। ये सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन लेन देन कर रहे थे। एसटीएफ की टीम ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके नेटवर्क का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया और इसी दौरान विवेक चौधरी और प्रशांत जायसवाल को धर दबोचा। इसके बाद पुलिस पूरे प्रदेश में सट्टेबाजों की तलाश करने लगी और 2 नवंबर को 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने कुशीनगर से रविशंकर प्रसाद, रत्नेश सोनी और प्रिंस जायसवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 70,000 रुपए, सोने के जेवर और सट्टे से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन सट्टेबाजों के तार कोलकाता के सट्टेबाज जयदेव कुंडू से जुड़े हैं। सट्टेबाजी का ये खेल सिर्फ लखनऊ और कुशीनगर में ही नहीं, यूपी के कई शहरों में खेला जा रहा है। इन खिलाड़ियों में से कई को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों की तलाश चल रही है। लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये खेल होता कैसे है, करोड़ों रुपए सट्टेबाजी में कैसे लगाए जाते हैं और पैसे का लेन देन कैसे किया जाता है। गिरफ्त में खड़े ये नौजवान आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे थे। ये कभी किसी दुकान पर तो कभी ठेले पर सट्टेबाजी की दुकान लगाते थे, लेकिन पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया और लगातार कार्रवाई कर सटोरियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बुकी, फंटर, चवन्नी, अठन्नी, डब्बा, तमाम ऐसे नाम हैं जो कोडवर्ड के रूप में आईपीएल के सट्टेबाज इस्तेमाल करते हैं और करोड़ों के वारे न्यारे करते हैं। लेकिन मेरठ पुलिस ने अब इनकी कमर तोड़ने की ठान ली है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा सट्टेबाज जेल जा चुके हैं और पुलिस इन हाईटेक सट्टेबाजों के पीछे हाईटेक ढंग से ही लगी हुई है। गिरफ्तार सट्टेबाजों के पास से पुलिस ने 80,000 रुपए, मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के मंडी के पास बिरयानी का ठेला लगाने वाले शख्स ने आईपीएल में सट्टा लगाने का गोरख धंधा शुरू किया था, जहां आए दिन सटोरिये सट्टा लगाने के लिए पहुंचते थे। कुछ उनके मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। हाँ, उसमें एक अभियुक्त है जो कि वहाँ पे बिरयानी का ठेला लगाता था, उसी की आड़ में ये अवैध गतिविधि करता था। हापुड़, मेरठ से दिल्ली तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है। ये बहुत ही हाईटेक तरीके से सट्टा लगाता है। पहले हाथों हाथ पैसों की लेन देन होती थी, लेकिन अब तरीके बदल गए हैं। मेरठ के एएसपी क्राइम
इरज राजा की माने तो दिल्ली और मुंबई में बैठे बुकी मेरठ के सट्टेबाजों के सीधे संपर्क में रहते हैं। पहले ज़्यादातर मैनुअल काम होता था और लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते थे, कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि मोबाइल पर शिफ्ट हो गया है। मोबाइल की ऐप्स हैं, मोबाइल पे लाइव मैच स्ट्रीम होता है, कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि लाइव मैच स्ट्रीम करती हैं, और जो टेलीकास्ट होता है उससे कुछ उसमें क्योंकि टेलीकास्ट होने में और नॉर्मल लाइव दिखने में जो कुछ एक टाइम लैग होता है, 2-3 बॉल का जो फ़र्क होता है उसका भी फ़ायदा उठाया जाता है। तो वो लोग वहीं से लाइव स्ट्रीम जो मैच होता है वो बिल्कुल ही लाइव दिखता है, और जो वैसे होता है टीवी पे जो दिखाई देता है वो कुछ थोड़ा सा लैग होता है। और इसी का फायदा सटोरिये उठाते हैं, लेकिन ये सुविधा सबको नहीं मिलती है। इसके लिए मोटा पैसा खर्च करना होता है, फिर वो लाइव स्ट्रीम मिलती है। इस ड्यूरेशन का ये फ़ायदा उठाते हैं 2-3 बॉल्स का। तो उन ऐप्स को जब हम फॉलो करते हैं, उन ऐप्स को देखते हैं, प्रीमियम ऐप्स होती हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो जब उसकी कोई सब्सक्रिप्शन ले लेता है जो कि सट्टा करा रहा है, तो उसको पूरा लाइव हर चीज़ दिखाई देती है कि हाँ इस बॉल पे ये हुआ, इस बॉल पे ये हुआ। तो ये इस तरह से चलता है। तो हम कह सकते हैं पूरी तरह से अब हाईटेक हो चुका है, पूरी तरह से मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर ये शिफ्ट हो चुका है। पुलिस का कहना है कि ऐसे सटोरियों को ट्रेस करना मुश्किल होता है, इसके लिए मुखबिर का इस्तेमाल किया जाता है। 31 अक्टूबर को कानपुर में भी कई सट्टेबाज गिरफ्तार हुए थे। आईपीएल मैच के दौरान कानपुर के होटल में सट्टेबाजी का खेल हो रहा था। पुलिस ने 22 से ज्यादा मामले दर्ज कर 60 से ज्यादा सटोरियों को पकड़ा था। इनके पास से 67 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुए और वो वेबसाइट भी ट्रैक हो गई जिसके जरिए ये सट्टेबाजी होती थी। मुरादाबाद में भी पुलिस ने सटोरियों का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर 31 अक्टूबर को ही पुलिस ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। तो लगातार सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आईपीएल फाइनल को लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत और भारत के बाहर भी कई नेटवर्क सक्रिय हैं। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर पिता और पुत्र की हत्या हो गई। मामला हथीगवां के बलीपुर गांव का है। आरोप है कि विपिन सिंह नाम के शख्स ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की और दोनों की जान ले ली। रास्ते को लेकर विवाद हुआ था दोनों पक्षों में, जिसके बाद लाठी डंडों से मारपीट हुई और इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी और 2 लोगों की जान चली गई। ये घर आमने सामने, दोनों पक्षों का घर आमने सामने है। पूर्व का कोई विवाद, दोनों अभी बातचीत की गई है, जो पीड़ित पक्ष है उनसे वार्ता की गई है। पूर्व का कोई विवाद प्रकाश में नहीं आया। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है और तहरीर अभी प्राप्त की जा रही है परिजनों से। मुकदमा उसके हिसाब से पंजीकृत किया जाएगा। जो डेड बॉडीज हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में कराया जाएगा और पैनल के द्वारा कराया जाएगा। उधर आगरा में बाइक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट की ऐसी ही खबर फतेहपुर और ग्रेटर नोएडा से भी सामने आई। यहां भी तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। आगरा में ग्राहक की बाइक खड़ी करने को लेकर 2 दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई, जिसके समर्थन में दोनों ओर से कई लोग उतर आए और दोनों ही ओर से लाठी डंडे चलने लगे। मामला शाहगंज थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि दुकानदारों के बीच पहले भी विवाद था। उधर फतेहपुर में भी 2 पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में महिलाओं के बीच भी हाथापाई हुई, जिसमें 2 महिलाओं के अलावा एक युवक को भी चोट आई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस गांव पहुंची और मारपीट को लेकर दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। हमारे भाई को मार रहे थे, जंगल में बेहोश पड़ा, तो हमें ये देखा है हमारी मतलब इसकी नंद पिंकी, उसने नोच के हमारे ये हाल किया। इसके बदतमीजी इसके भाई देवर कर रहे थे हमारे साथ। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी में दबंगों ने एक दुकानदार पर लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि रास्ते में खड़ी गाड़ी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई कर दी और दुकान में तोड़फोड़ भी की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। मां अगर अपने ही बच्चे को किडनैप कर ले और फिर पुलिस को यह खबर दे कि उसके बच्चे को अगवा कर लिया गया है, तो पुलिस क्या करेगी? जरा सोचिए, मामला कितना गंभीर है। ऐसा ही एक केस पीलीभीत में सामने आया, जहां महिला ने पुलिस को झूठी खबर दी उसके बेटे के अपहरण की, लेकिन जब पुलिस ने बच्चे को बरामद किया तो साजिश का पर्दाफाश हो गया। पीलीभीत में अपने बच्चे को पाने के लिए मां ने अपहरण की झूठी खबर पर पुलिस को दौड़ा दिया। कई घंटे तक पुलिस बच्चे की तलाश करती रही। 5 घंटे बाद पुलिस ने सकुशल बच्चे को बरामद किया तो अपहरण की झूठी खबर का खुलासा हुआ। जब जानकारी की गई तो ये बात स्पष्ट हुई
कि बच्चे की मां ने ही अपने गरीबी के कारण बच्चे को इन लोगों को परवरिश दिया था। बच्चा सकुशल है और हम लोग कल इसे माननीय न्यायालय CWC के सामने पेश करेंगे और माननीय न्यायालय के आदेश से इस बच्चे को जिसकी सुपुर्दगी में दिया जाएगा उसको हम लोग दिला के उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश से आई संगीता नाम की महिला ने रास्ते में जा रहे लोगों को रोककर गुहार लगा रही थी कि उसके 8 साल के बच्चे का एक ऑटो ड्राइवर ने अपहरण कर लिया और पीलीभीत की एक महिला को बेच दिया। जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी तो पुलिस हरकत में आई और महिला और बच्चे को ढूंढ निकाला। इधर खेत पर पानी लगाकर वो अपने घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में 4 लोगों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि मंचलों ने महिला से छेड़खानी की और जब महिला ने विरोध किया तो उसके ऊपर एसिड से हमला कर दिया। एसिड की वजह से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। फिरोजाबाद में एक महिला पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने तेजाब डाल दिया, जिसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। मामला पचोखरा थाना इलाके के गढ़ी दया का है, जहां खेत पर पानी लगाकर महिला घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में 4 लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के ऊपर तेजाब डाला और वहां से फरार हो गए। मैं खेत पर पानी लगाने गई थी तो वहाँ से लौट के आ रही थी तो 4 लोग वहाँ पर बैठे थे। मुझे नहीं पता कब के आ गए, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। उसमें से 2 को मैंने पहचान लिया, 2 को नहीं पहचान पाया मैंने। वहीं महिला पर एसिड अटैक की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई गई। पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। 23% बर्न बताया गया है। महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का जो कहना है उसके आधार पर तहरीर प्राप्त की गई और उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिन 2 लोगों को इन्होंने एलिगेशन लगाया वो उनको हमने हिरासत में लिया है। तेजाबी हमले में महिला 25% झुलस चुकी है, जिसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों और गैंगस्टर के दिन खराब हो चले हैं। योगी सरकार एक के बाद एक गैंगस्टर्स पर एक्शन ले रही है। फिर चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज गोरखपुर में महिला गैंगस्टर गीता तिवारी और बदमाश जस्सू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोरखपुर पुलिस ने महिला गैंगस्टर गीता तिवारी और शातिर बदमाश जस्सू जायसवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी जस्सू के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। शुक्रवार को महिला गैंगस्टर के घर में जश्न के दौरान हुई फायरिंग को लेकर ये गिरफ्तारी की गई। वहीं फायरिंग मामले में फरार चल रहे 3 बदमाशों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दरअसल महिला गैंगस्टर के घर बर्थडे पार्टी के दौरान 2 गुटों में फायरिंग हो गई थी, जिसमें 2 युवक गोली लगने से घायल हो गए, जिसको लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। फायरिंग में जो लोग घायल हुए हैं उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में पुलिस सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। अभियुक्त हमारे पास आ जाएंगे तब इसमें स्थिति स्पष्ट होगी कि इसमें और कोई अभियुक्त हैं कि नहीं। महिला गैंगस्टर गीता तिवारी 20 अक्टूबर को ही जेल से रिहा हुई थी। मॉल, मकान, दुकान, अवैध कब्जे का काम तमाम। बारी बारी सभी अवैध कब्जाधारियों पर चलेगा बुलडोजर। अब तक जिसे लगता था कि यूपी सरकार सिर्फ माफियाओं पर ही कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं है। अब उन लोगों के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है जो या तो दुकान के लिए या फिर मकान के लिए अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। राजधानी लखनऊ में अवैध कॉलोनियों समेत अवैध जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उनके खिलाफ कार्रवाई बड़ी शुरू हुई है। तो इन सब चीजों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन लखनऊ और एलडीए के द्वारा संयुक्त अभियान ये 3 महीनों का है। देखिए, वर्तमान शासन की नीति एकदम स्पष्ट है कि कार्य पारदर्शी, जन उपयोगी और जनहित में हो और 100% सूचिता और ईमानदारी के साथ हो। लखनऊ में 7 बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग गिराई गई। ये कार्रवाई किसी माफिया के खिलाफ नहीं है। ये एक्शन उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अपना महल बनाने के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी करने के लिए अवैध कब्जा कर लेते हैं। अब तक आपने माफिया की इमारतों को गिरते हुए देखा था, लेकिन अब उनकी भी अवैध इमारतें गिराई जाएंगी जो माफिया तो नहीं है, लेकिन सरकारी लैंड को ग्रैब कर लिया है। संयुक्त अभियान ये 3 महीनों का है, जो आज 2 नवंबर से चालू हुआ। ये 31 जनवरी 2021 तक चलेगा। इन 3 महीनों में क्या क्या होगा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ड्रैगन मॉल और गोल्डन पैलेस को 2 नवंबर की सुबह तोड़ दिया गया। ड्रैगन मॉल के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पिछले साल 15 अगस्त को भी आदेश दिया गया था, लेकिन कई प्रयास के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन इस बार एलडीए ने संयुक्त कार्रवाई में अवैध निर्माण को गिरा दिया। लालबाग गर्ल्स कॉलेज की जमीन पर ड्रैगन मॉल को बनाया गया था।
अवैध निर्माण के खिलाफ साल 2017 से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन बीच में कई रुकावटों की वजह से गिराने में देरी हुई। एलडीए के मुताबिक ड्रैगन मॉल के निर्माण के वक्त 3 मंजिला नक्शा पास कराया गया था, लेकिन कानून तोड़ते हुए बेसमेंट सहित 5 मंजिला व्यवसाय निर्माण कराया गया और इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया। इसके बाद एलडीए ने धारा 16 और 27 की कार्रवाई की। अब ड्रैगन मॉल जैसे 7 अवैध कमर्शियल इमारतों को गिरा दिया गया है। 7 जगहों पर बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं, जिसमें 2 जगहों पे मैं मौके पे खुद ही आया। एक तो थाना ठाकुरगंज में, जहां पे एक अवैध बार बना हुआ था, हुक्का बार, कमर्शियल बिल्डिंग थी, और साथ ही साथ एक बड़ा ड्रैगन मॉल जो ये लाल बाग में स्थित है। ड्रैगन मॉल ये अवैध रूप से था, जिसका डिमोलिशन ऑर्डर था, जिसका एक्सक्यूशन किया जा रहा है, उसको भी गिराया जा रहा है। थाना ठाकुरगंज में रिजवान खान का अवैध निर्माण, अल जैर हुक्का लॉज और रेस्टोरेंट, थाना कैसरबाग में सलीम ड्रैगन मार्ट और कुडुम्बा थाना क्षेत्र के जैद का अवैध निर्माण, मंडियाव थाना क्षेत्र में पूर्णिया रेलवे क्रॉसिंग से भिठौली तिराहे तक अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में संदीप पाल और राघवेंद्र यादव की पाल विहार अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई। थाना अंसल एपीआई क्षेत्र में सुनील सिंह के सरोज इंस्टीट्यूट में किया गया अवैध निर्माण और पारा थाना क्षेत्र में अर्बन सीलिंग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ये वो कमर्शियल इमारतें हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन अगर कोई अवैध रूप से अपना घर बनाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले कॉमर्शियल, फिर आपने कहा रेजिडेंशियल इलाकों में भी, तो क्या रोड मैप बना हुआ है? देखिए, जो रोड मैप 3 महीने के लिए बना हुआ है, इसमें सबसे पहले तो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो अवैध अतिक्रमण करके हैं, सरकारी जमीनों पे हैं, और उसके बाद जो कमर्शियल एक्टिविटीज रेजिडेंशियल में इलीगल चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां रहेंगी। बट इसको चरणबद्ध तरीके से इसी के लिए लिया जा रहा है, और पहले चरण में सारी बड़ी अवैध निर्माण को लिया जाएगा। यानी सिर्फ माफिया ही नहीं, आम लोगों के अवैध निर्माण पर भी एक्शन होगा। बिना नक्शा के घर तोड़े जाएंगे, सरकारी जमीन से कब्जा हटाए जाएंगे। यही नहीं, अगर कोई अधिकारियों इंजीनियर के साथ मिलकर अवैध निर्माण बचाने की कोशिश करेगा तो मिली भगत करने वाले दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर मानिए कोई इससे से विचलन करता है या गलत कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या मिली भगत रखने वाले लोगों के खिलाफ भी माना जाएगी कार्रवाई होनी है? एकदम होगी, 100% होगी। मिली भगत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये लीगल काम है। हम सब लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट की सैलरी लेते हैं एंड वी वर्क फॉर द गवर्नमेंट। ऐसे मेरे साथ जिलाधिकारी और VCLD अभिषेक प्रकाश जी ने साफ तौर से कहा है कि शासन की जो नीति है वो खास तौर से तमाम दूसरे को समझा